हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके। फिर स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग, या फिर वी कैन आल्सो से दैट step of the accounting or features of the accounting. There are 7 step of the accounting या 7 characteristics of the accounting, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब अकाउंटिंग के सेकंड लेक्चर के अंदर बहुत इजीली बहुत अच्छे से आपको समझाया था। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। इसका कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सा अकाउंट जनरल के अंदर क्या किया जाता है, लेजर के अंदर क्या किया, ये मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से बहुत इजीली वे में समझाया है। तो प्लीज अगर आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो। ओके। फिर देन उसके बाद हमने सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर ऑल्सो वी हैव टू लर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके। देयर आर 6 ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट मैंने ऐसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पॉइंट रखे थे जो आप एग्जाम के अंदर कॉपी में लिख सकते हो इजीली और आपको याद भी हो सकते हैं। ओके। देन आज है थर्ड लेक्चर। ओके। और थर्ड लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन यूज करता है, किसके लिए बेनिफिशियल होता है और हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं। ओके। तो दे आर टू टाइप ऑफ द यूजर्स। फर्स्ट है इंटरनल यूजर और सेकेंड है एक्सटर्नल यूजर। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर्स के ऊपर। ठीक है। तो इंटरनल यूजर्स, इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर हो, जैसे घर है, घर के अंदर जो फैमिली मेंबर है वो क्या इंटरनल। ठीक है। तो उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी इंटरनल यूजर्स होते हैं। वो यूजर्स कौन हो सकते हैं, पहला है ऑनर, मतलब खुद कंपनी का मालिक। ठीक है। कंपनी का मालिक क्यों यूज करेगा, वो सारे डाटा देखेगा, बैलेंस शीट चेक करेगा ताकि कि उसको कंपनी की पोजीशन को पोजीशन पता कर सके। ठीक है। कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के अंदर लॉस हो रहा है, कंपनी ज्यादा एक्सपेंसेस कर रही है, रिवेन्यू ज्यादा हो रही है बट प्रॉफिट कम हो रहा है। रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो उससे उस स्टेटमेंट बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा, कंपनी की पोजीशन पता चलेगी और वो किसके लिए यूजफुल है, ऑनर्स के लिए। ठीक है। फिर सेकंड इंटरनल यूजर कौन है, मैनेजमेंट, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, वो उसको किस तरीके से यूज करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें और मशीन खरीदनी है, नए प्लांट लगाने हैं ताकि और प्रोडक्शन हो सके और सेल्स हो सके, या फिर हमें लॉस हो रहा है तो उस पे क्या डिसीजन ले ले पाए, उसको लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, कॉस्ट ज्यादा हो रही प्रोडक्ट की तो कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर की नीड है या वेजेस कम करना है, वेजेस ज्यादा करना है, एम्प्लॉय अच्छा काम करे, वो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर वो सारी चीजें कौन देखता है, मैनेजमेंट देखता है। तो मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल होता है। ओके। फिर थर्ड क्या है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम भी उस तरीके से काम कर सके कि हमारी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। ठीक है। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन हो गए, ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गए और एम्प्लॉइज हो गए। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पे। ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर्स बाहर वाले कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब जिससे क्रेडिटर्स कौन होता है, जिससे हमने उधार लिया है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन होता है, जो हमें उधार देता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से इन दोनों को प्रॉफिट होता है, मतलब इन दोनों को बेनिफिशियल होता है ताकि हम उधार ले रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। ठीक है। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास हम लोन लेने जाएंगे तो वो भी यही सारी चीजें देखेगा कि आपकी बैलेंस शीट चेक करेगा कि आपके पास कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्या है, इन्वेस्टर।
ठीक है? सेकंड कौन है? इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने से पहले यही देखता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, ठीक है? तो कंपनी की पोजीशन किससे पता चलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के, बैलेंस शीट चेक कर कर, ओके? कस्टमर जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसके लिए भी, ठीक है? फिर टैक्स अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटरीज़ बॉडीज़, ठीक है? जो टैक्स अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटरीज़ बॉडीज़ है, उनको भी हमें टैक्स पे करना है, ठीक है? उनको भी हमें बैलेंस शीट दिखानी है कि हमें इस ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ था, हमारे पास लायबिलिटी इतनी है, हमारे पास एसेट्स इतने हैं, ताकि उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाए टैक्स, ओके? गवर्नमेंट गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो कंपनी उनके कंट्री में काम कर रही है, जो कंपनी उनके कंट्री में चल रही है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उनके ऊपर रूल रेगुलेशन किस तरीके से लगाने हैं या फिर कम करने हैं ताकि वो अच्छे से और परफॉर्म कर पाए, ठीक है? रिसर्चर्स रिसर्चर्स को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है और उसे किस तरीके से डेवलप किया जा सके और इन्वेस्टर्स को कैसे लाया जा सके, ठीक है? जनरल पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के अंदर लॉस हो रहा है, ठीक है? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है? देयर आर मेनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग एडवांटेजेस, ठीक है? और बहुत सारे एडवांटेज होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है? तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है? जब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था तो हमने अकाउंटिंग के मीनिंग में ही पढ़ा था कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, ठीक है? सारे ट्रांजैक्शन को जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजैक्शन, जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो सेल्स रिलेटेड हो, सैलरी देना हो, इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, वो सारे ट्रांजैक्शन जो भी मॉनेटरी टर्म में किए जा रहे हैं, उनको हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेकेंड एडवांटेज डिटर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? हेल्प्स इन द प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? अकाउंटिंग से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है? बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, ओके? असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, नेक्स्ट क्या है? असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट शो असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बैलेंस शीट के अंदर क्या शो किया जाता है? असेट्स कितनी है कंपनी के पास, लायबिलिटीज कितनी है और कैपिटल कितना लगा है। वो सब किसके अंदर शो किया जाता है? बैलेंस शीट के अंदर, जिससे हमें क्या पता चलता है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ओके? एड टू मैनेजमेंट, ठीक है? प्रोवाइड्स डाटा फॉर द प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ठीक है? मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डाटा को एनालाइज करता है, देखता है, तो उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि वो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए प्लान कर सके, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कंट्रोल कर सके, कॉस्ट अगर ज्यादा हो रही है तो उस कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, वो सारी चीजें किससे पता चलती है? एड टू मैनेजमेंट से पता चलती है, ओके? फिर नेक्स्ट क्या है? एविडेंस इन द लीगल मैटर्स, हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है, सारी चीजों का रिकॉर्ड होता है, इतने ट्रांजेक्शन हुए, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का रिकॉर्ड रहता है, हमारे पास बैलेंस शीट स्टेटमेंट बने रहते हैं, तो हमें वो कहाँ हेल्पफुल रहता है? लीगल एविडेंस के रूप में, ठीक है? एक्ट एज अ लीगल प्रूफ, ठीक है? लीगल प्रूफ के उसमें हमारे पास प्रूफ रहता है कि हम लीगल अगर कोई केस हो रहा है या फिर कुछ गलत चीजें हो रही है, तो हम लीगली उसे प्रूव कर पाए कि हमारे कंपनी के अंदर इस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, ओके? हेल्प इन द कंपैरिजन, ठीक है? कंपेयर करने में भी हेल्प है, ठीक है? फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ द करंट रिजल्ट विद द पास्ट ईयर में हमने कितना प्रॉफिट किया, हमारी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, करंट ईयर में कितना किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है उसी बेस पे, ठीक है? कंप्लायंस, हमारे पास जो भी रूल रेगुलेशन है, टैक्स के रूल्स है, ठीक है? कंपनी एक्ट के रूल है, वो सारी चीजें हमें फुलफिल करनी होती है, तो उसमें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें फैसिलिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो देयर आर द एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ओके? तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
और हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग। ओके, कुछ कमियां भी है अकाउंटिंग के अंदर और बहुत सारी एडवांटेजेस भी है अकाउंटिंग के अंदर। तो हमने एडवांटेज तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग के अंदर कमियां है। फर्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग क्या है? बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रांजेक्शन, नॉट अ फ्यूचर ओरिएंटेड। अकाउंटिंग पास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर बेस है, नॉट अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो ये एक क्या है, उसकी लिमिटेशन है कि जो भी पास्ट के अंदर ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो ट्रांजेक्शन हुए उनको ही रिकॉर्ड किया है। हमारे पास फ्यूचर का कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई जजमेंट हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये लिमिटेशन है इसकी कि अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग क्या करता है? क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को इग्नोर करता है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को इग्नोर करता है। एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन, ब्रांड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड। सपोज एम्प्लॉय खुश है, एम्प्लॉय नहीं खुश है, ठीक है, अकाउंटिंग को उससे कोई मतलब नहीं रहता, ब्रांड वैल्यू को नहीं देखता, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग के अंदर वही सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इग्नोर्स क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। वो एक्सपेक्ट क्या कहलाते हैं? क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी रहती है एरर की। ठीक है, बेस्ड ऑन द जजमेंट हम कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज भी कर सकते हैं, स्टॉक की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एक एरर भी आ सकती है इसके अंदर, क्योंकि देयर आर वेरियस मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन। स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए भी अलग अलग मेथड है, तो कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग सारे मेथड को अप्लाई करती है। नॉट अ फुली रिलायबल, ये फुली रिलायबल नहीं है, डिपेंड ऑन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड कन्वेंशन। ठीक है, जो भी कन्वेंशन है, जो भी रूल रेगुलेशंस है, हम उस पर डिपेंड है, उसके अकाउंटिंग सॉरी अकाउंट अकाउंटिंग उसी बेस पे, रूल्स और रेगुलेशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अकाउंट्स बनाते हैं, हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वो सारी चीजें हम किसके बेस पे करते हैं? जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशंस है, उसके बेस पे सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। इन्फ्लेशन नोट्स कंसीडर, जो भी महंगाई है, महंगाई की दर बढ़ रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन को हम कंसीडर नहीं करते। हमें इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग सिर्फ जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको ही रिकॉर्ड करता है। वैल्यू आर द शो एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट अ करंट मार्केट वैल्यू। मार्केट के अंदर कुछ भी चल रहा हो, वो उससे कोई मतलब नहीं, वो पास्ट की हिस्ट्री पे रिकॉर्ड किया जाता है। लिमिटेड स्कोप, ठीक है, cannot ensure the efficient of the employees goodwill और पब्लिक रिलेशन। ये इस कंसिडर ही नहीं करता एम्प्लॉयज के रिलेशन को, गुडविल को। ठीक है, इसे सिर्फ मॉनेटरी टर्म में ही ट्रांजेक्शन चाहिए, वही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी लिमिटेशंस है। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस जो मैंने आपको पढ़ाई है, और इन लिमिटेशंस को आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो इन लिमिटेशंस को आप अच्छे से याद कर लेना, और वीडियो देखो, एक बार और वीडियो देखना, ताकि और अच्छे से समझ में आए, ताकि और अच्छे से आप एग्जाम में डिस्क्राइब करके लिख पाओ। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द अकाउंटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ब्रांच और थ्री टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के ब्रांच भी बोल सकते हैं इसे, और ऑल्सो वी कैन टाइप ऑफ द अकाउंटिंग। फर्स्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस रिलेटेड है? जो भी बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ओवरऑल सेल्स करना, परचेस करना, सैलरी देना, एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, बिजली का बिल देना, ये सारे चीजें क्या है, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होती है। मतलब ओवरऑल जितने भी बिजनेस, हमारा बिजनेस है, और ओवरऑल उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में किए जा रहे हैं, वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है।
ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है बिज़नेस के बारे में। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से हमें बिज़नेस की पोजीशन पता चलती है कि बिज़नेस के अंदर कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितने कैपिटल लगी है। ठीक है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये काम रहता है। ठीक है? फिर हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे कॉस्ट से पता चल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होगा, प्राइस से रिलेटेड होगा, कॉस्ट से रिलेटेड होगा। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, रन करने के लिए या किसी भी ब्रांच को, कंपनी के किसी भी ब्रांच को रन करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, उस कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, कितना ज़्यादा किस तरीके से ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है, ठीक है? किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, ओके? किसी कोई मशीन चल रही है बिज़नेस के अंदर तो उस मशीन को रन करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। तो पर्टिकुलर कॉस्ट किसी डिपार्टमेंट से भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर मशीन के रिलेटेड भी हो सकती है। तो उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? कि किसी बिज़नेस को रन करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, उसे कम भी किया जा सकता है और उसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये सारी कैलकुलेशन की जाती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को कंबाइन करके जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कौन रहते हैं? हाई लेवल के अथॉरिटी, ठीक है? उनको एक रिपोर्ट समराइज़ रिपोर्ट दी जाती है ताकि वो डिसीजन लिया जा सके। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, यहाँ पे एनालाइज़ किया जाता है कि हमारी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से हमें आगे फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है, ठीक है? हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें कंपनी को और ग्रोथ के लिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, किस तरीके की मशीन लगानी होगी, कंपनी के अंदर कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, उसकी कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, इस मशीन को नया किया जा सकता है या इस मशीन को और यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। उसी की रिपोर्ट को हम किसके अंदर एनालाइज़ करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एनालाइज़ करते हैं। ठीक है, हम अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हम आगे कॉस्ट अकाउंटिंग को भी कवर करेंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी कवर करेंगे, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बेसिक जो ऊपर के लेवल से बेसिक मैंने आपको अंडरस्टैंड के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है? अब हम आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स पे जो अकाउंटिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द अकाउंटिंग। ठीक है? या हम बहुत सारे टर्म्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर। जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से या फिर जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, उनको ये टर्म समझने में कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे टर्म्स को यूज़ किया है और उसका एग्ज़ाम्पल दे के आपको समझाया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है? तो फर्स्ट क्या है? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। ठीक है? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन, जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं उसको तो पता होगा कि बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन क्या होते हैं, बट जो नॉन अकाउंटिंग या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं उनको नहीं पता होगा कि बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन क्या होता है। तो अच्छे से देखिए, उसको भी मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको फ्यूचर में जो आप कैलकुलेशन करेंगे हम, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें जब बनाएँगे ना, तब आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये सारी चीज़ें। ओके? तो फर्स्ट क्या है? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। एनी एक्टिविटी इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द मनी और मॉनेटरी वर्ड्स, जैसे कि सेल्स ऑफ द गुड और पेमेंट रिसीप्ट। जो भी एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी बिज़नेस के अंदर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जो मॉनेटरी टर्म में कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? बिजनेस ट्रांज़ैक्शन कहलाएगा। जैसे गुड्स ऑफ परचेज़, गुड्स को परचेज़ करना, गुड्स को सेल्स करना, पेमेंट रिसीव करना, सैलरी पे करना, ये सारे क्या कहलाएँगे? बिजनेस ट्रांज़ैक्शन कहलाएँगे। ओके? सेकंड आते हैं अकाउंट, अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांज़ैक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम। जितने भी ट्रांज़ैक्शन किसी पर्सन से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, वो सारे ट्रांज़ैक्शन जब हम रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। जैसे कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है? पर्सन मतलब किसी का नाम हो गया राम अकाउंट, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस हो गए जैसे सैलरी हो गया, तो ये एक तरीके से एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट। तो इस तरीके से जो भी ट्रांज़ैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं कि सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है?
अब आते हैं थर्ड, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है किसके थ्रू, इन्वे किसके थ्रू, ओनर के थ्रू इन्वेस्ट किया गया, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। सपोज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए लगाए, तो वो क्या कहलाएगा? 50,000 रुपए कैपिटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, ऑनर। अगर मेरा फ्रेंड उसमें 50,000 रुपए लगाता तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है? लेकिन मैं अगर खुद का बिजनेस है और मैं लगा रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। ओके। फिर आते हैं ड्राइंग्स पे। मनी और गुड विथड्रॉल बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है? पैसा या फिर गुड्स या फिर कोई भी चीजें जो बिजनेस की है लेकिन मैं अपने पर्सनल यूज के लिए उसे निकाल रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। सपोज मैंने बिजनेस के अंदर से 50,000 रुपए निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस पे करने के लिए, अपनी पर्सनल इंश्योरेंस पे करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। सपोज मैंने मेरे कंपनी बनाती है, पेन बनाती है और मैंने उस पेन को अपनी पर्सनल यूज के लिए निकाला, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। तो ऐसी चीजें जो ऑनर पर्सनल यूज के लिए कंपनी से लेता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन से निकालता है, विथड्रॉल करता है, वो क्या कहलाते हैं? ड्राइंग्स कहलाते हैं, भले वो मनी हो या फिर गुड्स हो। ठीक है? अब आते हैं फिफ्थ टर्म पे, असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक सोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है? देयर आर टू टाइप ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होते हैं? जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी, ये क्या लॉन्ग टर्म चलने वाली चीजें, ठीक है? असेट्स हो गई लॉन्ग टर्म चलने वाली चीजें, वो क्या कहलाएंगे? फिक्स असेट्स। करंट असेट्स क्या कहलाते हैं? जैसे कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है, ये करंट असेट्स कहलाते हैं। ठीक है? अब हम आते हैं सिक्स टर्म पे। सिक्स क्या है? लाइबिलिटीज, दायित्व, जिसे हम क्या बोलते हैं? दायित्व बोलते हैं। ठीक है? ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स पेबल बाय द बिजनेस, जो हमें पे करना है, बिजनेस का दायित्व है कि हमें इसे फुलफिल करना है। जैसे मैंने लोन लिया, लोन को मुझे चुकाना है, बिजनेस को चुकाना है, दायित्व एक तरीके से, तो वो क्या कहलाते हैं? लाइबिलिटी कहलाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन कौन हो सकती है? जैसे बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बैंक से हमने लोन लिया, उसे हमें फुलफिल पे करना है बैंक को 5 साल में, 10 साल में, वो क्या कराएंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है? करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए। क्रेडिटर्स जैसे हमने किसी से उधार लिया पैसा, तो हमें 1 साल के लिए लिया, हमने जल्दी लौटा देंगे उसे, तो वो क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स कहलाएंगे। हमने उधार मान लिया है, वो हमें उधार मान लिया है, तो हमें उस ईयर के अंदर कंप्लीट करना होगा, सेटलमेंट करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? करंट लायबिलिटी कहलाएंगे। आउटस्टैंडिंग, हमने बिजली का बिल पे नहीं किया है, हमने यूज कर लिया है, ऐसी सर्विस जो हमने यूज कर ली लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे, हमें वो शॉर्ट टर्म में फुलफिल करना होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? लायबिलिटीज कहलाएंगे। ठीक है? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रिवेन्यू। ठीक है? ऐसे खर्चे जो हम रिवेन्यू करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? खर्चे होते हैं। ठीक है? हम सर्विस यूज कर रहे हैं तो सैलरी पे करना होगा, हमने किसी जगह को रेंट पे लिया है तो उसका रेंट पे करना होगा, वो भी, हम बिजली यूज कर रहे हैं तो बिजली का बिल पे करना होगा। ये सारी चीजें क्या है? एक्सपेंसेस है, तो हमें एक्सपेंसेस को पे करना होता है। ठीक है? रेवेन्यू और इनकम, अमाउंट अर्न फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस, जो भी हम सेल करके, गुड्स को सेल करके या सर्विस को सेल करके जो अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं, जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू या इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता ही होगा, अगर हमने गुड्स बेचा, उसके ऊपर हमने 50 रुपए का गुड्स है, उसे 100 में बेचा, तो वो जो 50 रुपए आ रहे हैं हमारे पास, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। लॉस, 50 रुपए का गुड्स हमने 25 रुपए में बेच दिया, तो 25 रुपए का जो हमें कम पैसा मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। बहुत सिंपल टर्म है, प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है? पर्सन हु ऑन मनी टू द बिजनेस। ठीक है? डेटर्स क्या है? जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है? जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा है और हमें उनसे पैसा लेना है, वो क्या कहलाएंगे? डेटर्स। क्रेडिटर्स, पर्सन हु द बिजनेस ऑन्स मनी
ठीक है? ऐसे पर्सन जिनसे हमें पैसा देना है, ठीक है? वो क्या कहलाएँगे? क्रेडिटर्स कहलाएँगे। तो ये सारे टर्म आप समझ चुके होंगे, ठीक है? क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए। अगर कुछ समझ ना आया हो तो इस वीडियो को वापस एक बार देखिए और अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से और सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के क्लियर करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।